चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान क्या होता है? होम साइंस में इसका बहुत बड़ा महत्व है। नेट जीआरएफ टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, किसी भी एग्ज़ाम में होम साइंस से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वस्त्र विज्ञान। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसमें आता है रेशा। रेशा या तंतु। रेशा क्या होता है या तंतु क्या होता है? तो देखो, रेशा जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है, यानी तंतु सबसे छोटी इकाई होती है। उसी को रेशा भी कहते हैं, उसी को तंतु भी कहते हैं। और रेशा मिलकर यानी एक से अधिक रेशा मिलकर सूत बनाते हैं, जिसको धागा भी कहते हैं। और सूत मिलकर यानी धागा मिलकर वस्त्र का निर्माण करते हैं, यानी उससे वस्त्र बनते हैं। ठीक, जिससे क्या बन जाता है, बुनाई होने के बाद वस्त्र तैयार होता है। यहाँ बात करेंगे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान, जिसको इंग्लिश में टेक्सटाइल कहा गया है। तो टेक्सटाइल का शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुना हुआ कपड़ा। यानी जो हमने ताने वाने से कपड़ा बुन के तैयार कर लिया है, उसको टेक्सटाइल कहा गया है। तंतु या रेशा का वर्गीकरण मुख्यतः दो, इसकी मतलब ये कह रहा है कि लंबाई के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल रेशा क्या होता है, यानी स्टेपल फाइबर क्या है और फिलामेंट फाइबर क्या है। स्टेपल रेशा जिन रेशों की लंबाई इंच में नापते हैं, यानी जिनकी लंबाई बहुत कम हो, जिनको किस में नापा जा रहा है, इंच में नापा जा रहा है। जिनको हम इंच में नापते हैं उनको स्टेपल कहते हैं, और जिनको मीटर में नापते हैं उनको फिलामेंट कहते हैं। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, स्टेपल फाइबर वह रेशा है यानी जिस रेशे की लंबाई इंच में नापी जाती है, अर्थात स्टेपल फाइबर की लंबाई छोटी होती है परंतु 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उसने एक दायरा दे दिया है, एक कह सकते हैं कि उसने एक अपना मापक दिया है कि अगर 5 mm से कम अगर लंबाई का रेशा है तो उसको हम फाइबर या रेशा में नहीं रखेंगे, यानी 5 से अधिक ही होना चाहिए या मिनिमम 5 होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, स्टेपल फाइबर कहेंगे। मुख्यतः ऐसे फाइबर आधे इंच से लेकर यानी 15 इंच तक हो सकते हैं। कह रहा है कि मिनिमम इसकी आधा इंच हो सकती है लंबाई और मैक्सिमम इसकी 15 इंच हो सकती है, यानी क्या कह रहा है, आधे इंच से लेके 15 इंच तक हो सकती है रेशम को छोड़कर। अब वो कह रहा है कि एक प्राकृतिक जगत का एक ऐसा रेशा जो क्या है, रेशम है। तो रेशम को छोड़कर सभी रेशे स्टेपल रेशे, यानी क्या कह रहा है, सभी रेशे स्टेपल फाइबर का उदाहरण है, जैसे कपास, जूट, लिनन। राइट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रेशम होता है उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, लेकिन पाया किस में जा रहा है, प्राकृतिक जगत से पाया जा रहा है, वो कृत्रिम रेशा नहीं है। तो यही कह रहा है कि जो प्राकृतिक जगत से रेशा पाए जाते हैं, सिर्फ रेशम को ही छोड़कर बाकी सभी रेशे किस में आते हैं, स्टेपल में, यानी कम लंबाई वाले होते हैं। फिर बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट फाइबर क्या होता है, ऐसे रेशे जिनकी लंबाई मीटर में नापी जाती है, अर्थात ऐसे रेशे जो अधिक लंबाई वाले होते हैं। ये अनिश्चित लंबाई, इनकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होता है, ज़्यादा हो सकती है, और इनको नापेंगे किससे, तो मीटर से नापते हैं, उन्हीं को फिलामेंट फाइबर कहते हैं। इसी उदाहरण को अनिश्चित, यानी इसी कारण इनको क्या है, अनिश्चित लंबाई वाले रेशा कहा गया है। ठीक, या इनको कंटिन्यूअस कहा गया, कंटिन्यूअस फाइबर कह रहे हैं। आगे बात करते हैं कि कंटिन्यूअस फाइबर यानी सभी अब देखिए नोट्स में क्या कहा गया है, सभी संश्लेषित रेशे फाइबर की उदाहरण है, यानी कह रहा है फिलामेंट के उदाहरण, यानी संश्लेषित का मतलब है कृत्रिम रेशे। देखो, कृत्रिम रेशे हैं जिसको मानव खुद बना रहा है। तो मानव जब अपने आप बना रहा है, उसको कृत्रिम तरीके से बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो लंबे ही रेशे तैयार करेगा ताकि उसको बुनाई करने में फ़ायदा हो, जल्दी से उसकी बुनाई हो सके उस रेशे पे। और जो प्राकृतिक जगत की, वो तो प्रकृति से प्राप्त है, छोटे ही होंगे। या जैसे रेशम है, सिर्फ रेशम को छोड़ के बाकी सभी छोटे होते हैं, यानी स्टेपल होते हैं। लेकिन संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंट फाइबर होते हैं, यानी फिलामेंट रेशे होते हैं। फिर कह रहा है इसमें फिलामेंट फाइबर दो प्रकार के होते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट क्या होता है, मोनोफिलामेंट किसी एक की ही यानी कह रहा है किसी एक ही संसाधन से, कह रहा है किसी एक ही संसाधन से
या स्रोत से प्राप्त लंबा रेशा मोनोफिलामेंट रेशा कहलाता है, जैसे रेशम या नायलॉन। कह रहा है किसी एक ही संसाधन से, यानी इसको हमने मिक्स नहीं किया है, किसी दो संसाधनों को नहीं मिलाया। जैसे हमने रेशम का रेशा लिया तो सिर्फ रेशम अकेला एक संसाधन था जहाँ से हमने इसको प्राप्त किया, और एक लंबा रेशा उससे प्राप्त किया। ये कैसा है, मोनो है, यानी सिंगल भी है और एक ही इसका स्रोत है, यानी इसको स्रोत के आधार पर दो भागों में बांट दिया है, मोनो और मल्टी। मोनो का मतलब है जो एक ही स्रोत से प्राप्त हो, और मल्टी जिसमें अधिक स्रोत से प्राप्त हो गया। ऐसा रेशा विभिन्न प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किया जाता है, यानी ये एक से अधिक संसाधनों से प्राप्त किया जाता होगा। अर्थात यह एक, देखो वही कह रहा है, एक से अधिक फिलामेंट धागों के मिश्रण तैयार हो उन्हें मल्टी फिलामेंट कहते हैं। ठीक, यानी एक से अधिक हो जिसमें, जैसे प्राकृतिक रेशे, सॉरी कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशे में अब मिलावटी रेशे भी आ जाते हैं भाई। क्या हुआ, एक तरफ नायलॉन ले लिया और दूसरी तरफ दूसरा पॉलिस्टर ले लिया, नायलॉन और पॉलिस्टर को मिला के जो रेशा बनाया गया वो कैसा होगा, मल्टी फिलामेंट। यानी इसके क्या हुआ, अलग अलग तरीके से, यानी इसके स्रोत अलग अलग हो गए, राइट। फिर क्या कह रहा है, सामान्यतः ये सामान्यतः चमक वाले होते हैं, जिनमें मुख्यतः ब्लाउज या लुंगी जैसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। यानी मल्टी फिलामेंट्स के जो वस्त्र होते हैं इनसे ब्लाउजों का निर्माण होता है, और लुंगी यानी जो लपेटने वाला, नीचे लपेटने वाला जो वस्त्र होता है लुंगी, उसका निर्माण किससे होता है, मल्टी फिलामेंट से होता है। अब वो कह रहा है प्राप्ति के आधार पर, यानी हमने रेशों को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है, तो प्राप्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। प्राप्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक यानी नेचुरल रेशे, और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। तो कह रहा है प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त हो गए, डायरेक्ट हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त किए गए प्राकृतिक रेशे हैं, और कृत्रिम रेशे जिनको मानव ने स्वयं निर्माण किया हो। ठीक, आगे बात करते हैं प्राकृतिक रेशे। जब प्राकृतिक रेशों को देखा गया तो ये भी अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहे थे। कोई रेशा हमको वनस्पति जगत से प्राप्त था, कोई जानतब जनक से यानी प्राणियों से प्राप्त था, और कोई खनिज रेशा यानी हमें खनिज के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक, तो देखते हैं कि वनस्पतिक रेशा क्या होते हैं। इसमें वनस्पति की बात यानी वनस्पति से संबंधित है, यानी पेड़ पौधों से संबंधित होगा। तो देखो कह रहा है पेड़ पौधों से प्राप्त रेशा वनस्पतिक रेशा कहलाता है, जिसका मुख्य भाग सेलुलोज का बना होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं इनका मुख्य भाग सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज वो पदार्थ होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं जैसे आप तीली, माचिस की तीली देखते हैं तो उसका जो आगे का भाग छोड़ के पीछे का जो भाग होता है वो किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। तो यही वो भी कहना चाहता है कि इसका मुख्य भाग किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक, जैसे अब इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं, जैसे कपास में सेलुलोज की मात्रा 91% है, जबकि लिलन भी भाई एक पौधा ही है, पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो इसमें कितनी है, 70% है। यानी इस कपास में 91% सेलुलोज है और लिलन में 70% सेलुलोज है। वनस्पतिक रेशे को इसी कारण सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किनको सेलुलोज फाइबर कहा गया है, तो ना तो हम इसमें प्राणिज जगत लगाएंगे, ना तो खनिज लगाएंगे, ना तो कृत्रिम रेशे लगाएंगे। कौन सा होगा, वनस्पतिक जगत होगा। यानी हमें जो पेड़ पौधों से प्राप्त रेशा होगा वही कैसा होगा, सेलुलोजिक फाइबर कहलाता है। सेलुलोज फाइबर मुख्यतः यानी इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके संगठन कैसे हुआ है, तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये तीन तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर संगठित हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सेलुलोजिक रेशा जो है या वनस्पतिक रेशा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसको छोड़ के अगर कोई और तत्व देता है तो वह नहीं पाया जाएगा। वनस्पतिक रेशे अम्ल से नष्ट हो जाते हैं, यानी इस पे अम्ल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल देखिए आपने देखा होगा पीएच 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल और क्षारीय पीएच, अम्लीय पीएच और उदासीन। तो यह कह रहा है अम्लीय यानी खट्टा, जो एक तरह से इसका जो रासायनिक होता है ना, खट्टापन होता है। तो कह रहा है अम्ल का इसका अम्ल से ये नष्ट हो जाते हैं। यानी हम सूती वस्त्र जिस तरह से आपने देखे ना, जो हमारे पास कॉटन के वस्त्र होते हैं, इनको हम किससे नहीं धुलते हैं, कभी इसको हम ईजी से नहीं धुलते हैं, इसको हम किससे धुलते हैं, साबुन से या वॉशिंग पाउडर से धुलते हैं, यानी क्षार से धुलते हैं। ऐसे रेशे क्षार से अधिक प्रभावित नहीं होती, यानी इन पर क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है वनस्पतिक रेशे का उदाहरण में कपास, कपोक, लिलन, हेम्प, जूट, अबाका, रेमी, मनीला, पिना तथा
सीलल आदि आते हैं। देखिए जो वनस्पतिक रेशे हैं इनका जो उदाहरण है जिसमें कपास भी है, कापोक भी है, लिलन है, हेम्प है, जूट है, अवाका है, रेमी है, मनीला है, पिना है तथा सीसल आदि आते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा है जो वनस्पति जगत से प्राप्त है या प्राप्त नहीं है, तो इनको छोड़ के बाकी रेशे किससे प्राप्त होंगे, अदर स्रोत से प्राप्त होंगे। लेकिन ये रेशे किससे प्राप्त हैं, वनस्पतिक जगत से। परंतु पेड़ पौधों की किस भाग, कह रहा है कि पेड़ पौधों के किस भाग से प्राप्त हो रहे हैं, इसी आधार पर वनस्पतिक रेशों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। देखो अब यहाँ तो आपने अभी देखा था, ऊपर देखा आपने वनस्पतिक प्राकृतिक रेशा, जिसको आपने उसके स्रोत के आधार पर बांटा, प्राप्ति के आधार पर बांटा कि एक हमें प्राणिज जगत से प्राप्त है, एक हमें कृत्रिम रेशे प्राप्त है। ठीक, अब ये एक प्राकृतिक है और ये एक कृत्रिम है। आगे फिर जब आपने प्राकृतिक को देखा तो वनस्पतिक रेशा देखा, यानी वनस्पति से प्राप्त था, प्राणी जगत से प्राप्त था और खनिज रेशा थे। अब वो कह रहा है कि खनिज यानी जो वनस्पतिक रेशा हैं यह भी हमें अलग अलग तरीके से प्राप्त हैं। कोई हमें पेड़ पौधों के ऊपरी भाग यानी बीज से प्राप्त हो रहे हैं, कोई तने से ही प्राप्त हो रहे हैं, कोई अन्य भागों से प्राप्त हैं जैसे पत्तियों से प्राप्त होने वाला रेशा। तो इसी आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं वनस्पतिक रेशे के प्रकार। ये भी हमने उसके टाइप देखे हैं। तो एक है सबसे पहले सीड फाइबर, फिर हमारा है लीफ फाइबर, फिर है पेस्ट फाइबर। यानी कह रहा है कि सीड यानी बीज से प्राप्त होने वाले ऐसे रेशे जो हमें बीज से प्राप्त होते हैं। दूसरा कह रहा है कि ऐसे रेशे जो पत्तियों से प्राप्त हों, और तीसरा कह रहा है ऐसे रेशे जो तने से प्राप्त हों। तो जो कपास होता है वो बीज से प्राप्त होता है। जो कपास का पौधा होता है जो ऊपर बाद में उसमें फल लगता है, यानी फल होने के बाद जो उसमें जो उसका बीज होता है, बीज में जो रुए निकलते हैं वो क्या है, कपास। यानी ये किससे प्राप्त है, उसके बीज से। और एक कापोक होता है, यह दोनों किससे प्राप्त होते हैं, बीज से प्राप्त। फिर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रेशे हैं जो पत्तियों से प्राप्त होते हैं। तो पिना, जिसको जो अनानास का पौधा होता है यानी जो अनानास की पत्तियां होती हैं उससे जो प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा, पिना। ठीक, जो किससे प्राप्त है, पत्ती से प्राप्त है। फिर एक सीसल की पत्ती, सीसल एक पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती है उससे क्या प्राप्त होता है हमें, वनस्पतिक रेशा, यानी इससे हमें सीसल की पत्तियों से रेशा प्राप्त होता है। फिर एक अवाका, अवाका एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती और तना, यानी तने में भी अवाका आएगा और पत्ती वाले में भी आएगा। तो अवाका के दोनों भाग से हम क्या कर रहे हैं, रेशा प्राप्त कर रहे हैं। उसके पत्ती से भी प्राप्त करेंगे और उसके तने से भी प्राप्त करेंगे, राइट। आगे बात करते हैं हम, तने से प्राप्त होने वाला रेशा कौन कौन सा है। तो तने से लिलन प्राप्त होता है भाई, उसका ना तो नीचे का भाग लेंगे ना तो ऊपर का, बीच वाला जो भाग होगा उसका तना होगा, जो लिलन होगा। लिलन हम तने से प्राप्त करते हैं, जूट भी तने से प्राप्त करते हैं, हेम्प भी तने से प्राप्त करते हैं। मनीला हुआ, हेम्प क्या होता है, हेम्प जो आपने सुना होगा देसी भाषा में गांजा जिसको कहते हैं, ठीक। तो उसका जो पौधा होता है, उसका जो तना होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, हमें रेशा प्राप्त होता है। फिर मनीला का पौधा है। फिर कायर की, यानी कायर है जो उसका यानी नारियल के तने से, जो नारियल का पौधा होता है उसके जो तना होता है उससे भी हमें क्या प्राप्त है, रेशा प्राप्त होता है। और एक अबाका, देखिए अबाका आपने यहाँ भी देखा था और यहाँ भी देखा है, जो किससे प्राप्त है, हमें वनस्पतिक रेशे में पत्ती और तने दोनों से प्राप्त है। आगे बात करते हैं प्राणिज जगत की। जब आपने देखो यहाँ देखा था ना कि प्राकृतिक रेशे हमें 3 प्रकार के थे, वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। तो यहाँ आपने अभी वनस्पतिक रेशे देख लिए, वनस्पतिक रेशे के प्रकार देख लिए कि हमें 3 जगह से प्राप्त हो रहे हैं, बीज से, तने से और पत्तियों से प्राप्त हो रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राणिज रेशा की। तो आगे बात करते हैं जब प्राणिज रेशा की, तो प्राणिज रेशा हुआ या जांतव रेशा, इसको एक नाम से और जानते हैं, प्राणिज या जांतव रेशा, या इसको कहते हैं एनिमल फाइबर। फिर जब बात करते हैं प्राणिज रेशे की, तो ऐसे रेशे जो जानवरों के किसी भाग से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जांतव रेशा कहते हैं। यानी जो हमें जानवरों से प्राप्त होने वाला रेशा क्या कहलाएगा, जांतव रेशा कहलाएगा। इन रेशों में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होता है। देखो अभी आपने देखा था ना कि हमारा जो वनस्पतिक रेशा था क्या कह रहा था, उसमें क्या क्या पाया जा रहा था, कार्बन पाया जा रहा था, हाइड्रोजन पाया जा रहा था और क्या पाया जा रहा था, ऑक्सीजन पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ कह रहा है नाइट्रोजन। जो प्राणिज रेशा होगा उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है।
कह रहा है इसी कारण इसको प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक तरह से प्रोटीन फाइबर, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। जैसे हमने वनस्पति जगत को सेलुलोजिक रेशा कहा था, इसी तरह हमने प्राणिज रेशे को क्या कहा है, प्रोटीन रेशा, यानी इसको प्रोटीन रेशा भी कहा जाता है। इसी की प्राप्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। देखो इसको भी दो भागों में बांट दिया है। आगे देखते हैं कौन कौन से इसमें दो तरह के रेशे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, देखिए प्राणिज जैसे में ऊन प्राप्त है और रेशम। ऊन क्या है, ऊन में सल्फर यानी सल्फर की मात्रा पाई जाती है जो गंधक होता है, ठीक। और रेशम जिसमें सल्फर नहीं पाया जाता है लेकिन क्या है, फिलामेंट यानी बहुत लंबा रेशा है, ठीक। तो ये दोनों हमें, एक ऊन जो भेड़ से प्राप्त है, जो हमें खरगोश से प्राप्त हो रही है, जो क्या कहते हैं बकरी से प्राप्त है, ऊँट से प्राप्त है। तो इतने अगर इन जानवरों से प्राप्त होने वाला रेशा क्या है, ऊन है। लेकिन रेशम क्या है, रेशम एक कीड़ा रेशम का एक कीड़ा होता है और उस कीड़े से प्राप्त होने वाले रेशे को रेशम का रेशा कहा जाता है। देखिए यही बात इसने आगे भी कही है कि ऊन यानी स्टेपल रेशा होगा। स्टेपल मतलब छोटा छोटा रेशा, जो अभी आपने देखा था ना कि लंबाई के आधार पर रेशा को वर्गीकृत किया गया था, स्टेपल हुआ या फिलामेंट, ठीक। तो जो हमें ऊन प्राप्त होता है किस रूप में होता है, स्टेपल यानी छोटे छोटे रेशे के रूप में प्राप्त होता है। फिर कह रहा है कि जानवरों से प्राप्त होता है जैसे भेड़, बकरी और खरगोश। फिर रेशम जो होता है, रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है, यानी रेशम के कीड़े होते हैं और उससे प्राप्त होता है। और ये कैसा रेशा होता है, एक फिलामेंट रेशा होता है, यानी लंबा रेशा होता है। जब आपने वनस्पतिक रेशा देखा, अब प्राणिज रेशा देखा, इसके बाद बात करते हैं खनिज रेशा की। देखिए आपने यहाँ आगे देखा था ना, वनस्पतिक रेशा, जानतव्य रेशा या जिसको प्राणिज रेशा और खनिज रेशा। आइए जानते हैं खनिज रेशा क्या कहलाता है। खनिज रेशा ऐसा रेशा जो पहाड़ों तथा खदानों से प्राप्त होता हो उसे खनिज रेशा या मिनरल्स फाइबर कहते हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि ऐसा रेशा जो हमें किससे प्राप्त है, या तो पहाड़ों से प्राप्त है या खदानों से, यानी खुदाई में जो नीचे ज़मीन के अंदर जो फाइबर मिलते हैं या फिर पहाड़ों पे जो मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे, खनिज रेशा कहलाएंगे या मिनरल फाइबर कहलाएंगे। इनका उपयोग वस्त्रों में विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक। कह रहा है कि देखो एक तरह की ये फाइबर होता है, जो होता है खनिज होता है, यह विशेष उद्देश्य से लाया जाता है। ये बेसिक तौर पे इसको पहनने योग्य नहीं होता है, आप डेली यूज में इसको नहीं पहनते हैं, या किसी न किसी उद्देश्य के कारण इसको पहना जाता है। जैसे एस्बेस्टस, जो एस्बेस्टस का रेशा है इसका उपयोग अज्वलनशील कपड़े बनाने में, यानी अगर जो आपने फायरमैन देखे होंगे, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनको जो कपड़े पहने होते हैं वो किस पहने होते हैं, एस्बेस्टस के। इस पे आग का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये आग में जल्दी से नहीं पिघलता, ये पिघलेगा नहीं आग में। अगर इसको कपड़े को डाल दिया जाए आग के अंदर तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह क्या है, एक खनिज रेशा है जिसमें एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस का उपयोग अज्वलनशील कपड़े बना ली जो जलते नहीं हैं, ऐसे कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, सोना चांदी। सोना चांदी का उपयोग तारों के से, यानी कह रहा है सोना चांदी के जो पतले तार बनाए जाते हैं और इन तारों को वस्त्रों की सजावट में सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ उपयोग किया जाता है। कह रहा है जो सोना चांदी जो फाइबर है, यानी जो खनिज है, सोने चांदी के जो तार बनाए जाते हैं उसको वस्त्रों में इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि वस्त्र कैसे बने, सजावटी और सुंदर बने। अब देखते हैं कि आपने देखा सुना होगा कि जो बनारसी कपड़े हैं, बनारसी साड़ियाँ होती हैं, उनमें सोने चांदी के तारों का उपयोग किया जाता है, राइट। ऐसे कई प्रकार के जो ब्रोकेड वस्त्र होते हैं उनमें भी क्या किया जाता है, सोने चांदी के तारों का उपयोग किया जाता है। तो ये कैसा रेशा कहलाएगा, यह एक खनिज रेशा कहलाता है। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में बात करेंगे हम लोग कपास पर। यानी जब हमने देखा था कि जब रेशे का स्टार्टिंग किया था तो हम ऐसे धीरे धीरे करके जो है टेक्सटाइल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्सटाइल क्या होता है। यह सभी के लिए उपयोगी है, यानी चाहे आप इसमें क्या कहते हैं कि आप इसमें चाहे कॉलेज के बच्चे हों, आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हों, यानी आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, अगर आप फाइबर से संबंधित आपका टॉपिक है, आप रेशों से संबंधित पढ़ना चाहते हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं, जिसमें आपको हर दिन एक नई वीडियो आएगी और आप इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि रेशे कैसे प्राप्त, टेक्सटाइल से संबंधित सारे टॉपिक आपको इसमें समझाए जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच क्लास, ऑल द बेस्ट।